वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। भाई आज की वीडियो में अध्याय 3 जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, उत्पादन तथा लागत, इस चैप्टर का नाम है। इसका हम आज अभ्यास शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस पार्ट को मैंने पढ़ा दिया है अपने 3-4 पार्ट के वीडियो में। उसको आप जरूर देखेंगे, और कब देखना है, कब किस प्रश्न के लिए देखना है, ये भी मैं अभी आपको बीच में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज, यानी कि प्रश्नों का उत्तर, और देखते हैं कि किस तरह से हम प्रश्नों को लिखें, प्रश्नों का उत्तर लिखें कि बोर्ड में जो है एग्जामिनर हमें सारे के सारे मार्क्स हमारी कॉपी पे रख दे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरी में, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। तो उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, जरूर देख लीजिएगा। वहाँ देखना आपका बेनिफिशियल होगा। आप अपने शब्दों में इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है और आपको बताया है कि किस तरह से आप उत्तर को लिखेंगे। इसका उत्तर लिखा है मैंने, आगतों तथा निर्गतों के बीच एक तकनीकी संबंध होता है, आगत और निर्गत, इनपुट और आउटपुट के बीच में, जो यह स्पष्ट करता है कि उत्पादक आगतों की एक निश्चित मात्रा से, यानी इनपुट्स की एक निश्चित मात्रा से अधिक कितना उत्पादन कर सकता है। इस तकनीकी संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ पे Q जो है उत्पादन है, यानी कि निर्गत है, वह फलन है किसका, L के E का। इस तरह से आप सूत्र लिख के इसको बॉक्स में इस तरह से बंद करेंगे तो ये फोकस होगा, और एकदम यही मेथड होना चाहिए आपके उत्तर लिखने का, तभी बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे। तो फलन है L के E का। यहाँ L क्या है, श्रम है, और K जो है हमारा वह पूंजी है, और E क्या है, साहसी है। ठीक है, तो अर्थात Q निर्गत, L के E आगत का फलन है। ये सारे क्या हैं, ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। तो जो Q है यानी कि प्रोडक्शन जो है, निर्गत जो है, वह आगत का फलन है। अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके आप जरूर लिखेंगे कि दूसरे शब्दों में थोड़ा एक अलग लाइन भी आपको लिखना जरूरी रहता है, ताकि आपको पूरा उत्तर एक परफेक्ट वे में जाए। उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है जो यह बतलाता है कि आगतों के प्रत्येक विशेष संयोग के द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। दैट्स इट, इतना आपने लिख लिया। जो लघु उत्तरी प्रश्न है आपका, उसका उत्तर ये तैयार है। और ये इस तरह से अगर आपने लिख लिया, ये चीज़ यहाँ बना दी, तो आपको लगभग पूरे नंबर तो मिलेंगे। मैंने लगभग कहा, पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं यदि आपकी राइटिंग और लिखने का वे बहुत ही सही हो, सटीक हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है। 3 है, एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है। चौथा क्वेश्चन कहता है एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। और 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध समझाइए। तो मैंने यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन 8वें तक क्यों लिख रखे हैं, इसके पीछे एक कारण है। अब आराम से मेरी बात को सुनिए। 2 से लेकर के जो 5 तक का क्वेश्चन है, वो आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही अमेजिंग ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। अब आप लिख कैसे सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके बारे में जो मेरी वीडियो बनी है, इस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है TP MP AP से रिलेटेड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, आप वहाँ जाइए, देखिए। कुछ नहीं है गाइज, वहाँ पे केवल 2 से लेके 5 तक के क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, सही से दिया हुआ है। वहाँ अगर आप TP MP AP और इनके बीच के संबंध को समझ लेते हैं तो दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ लिखना। यही तो लिखना है, एक आगत का कुल उत्पाद यानी कि TP क्या है, टोटल प्रोडक्शन, एक आगत का औसत उत्पाद यानी AP क्या है, ठीक है, और एक आगत का सीमांत उत्पाद यानी कि MP क्या है। तो TP AP MP पे स्पेशली वीडियो बनी हुई है, तो उसका लिंक मैं दे रही हूँ, वहाँ जाके आप देखेंगे और इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को समझाइए। वही बात, मैंने इस पे केवल स्पेशली इस टाइम के जो कॉन्सेप्ट पे, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल, इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसका भी लिंक मैं दे दूंगी, ये भी आप जाके देखिए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब रही बात 7वें और 8वें क्वेश्चन की, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम क्या है, इस पे अलग से वीडियो बनी हुई है।
ठीक है। और उसके बाद परिवर्ती अनुपात नियम क्या है, इस पे भी एक स्पेशल वीडियो अलग से बनी हुई है। तो जब सारी वीडियो अच्छे से बनी हुई है इस पे, तो मैं इसको रिपीट यहाँ नहीं करना चाहती, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। और यहाँ पर बस मैं ये बता देती हूँ कि ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है आपके। लघु उत्तरी में अगर ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम आता है या परिवर्ती अनुपात नियम आता है तो केवल आप उसका कॉन्सेप्ट दे देंगे बस, और कुछ नहीं देंगे। एक डायग्राम बनाना हो बना लीजिए, लेकिन बहुत ब्रीफ यानी बहुत संक्षेप में समझाइए। लेकिन जब ये दोनों क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में आए तो जैसे मैंने वीडियो में पूरा डिटेलिंग करके समझाया, पूरा का पूरा आपको उस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो 7 और 8 क्वेश्चन के लिए भी अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। तो ये आपका नंबर 2 से लेकर नंबर 8 तक कितनी वीडियो में कवर होगा, 1 वीडियो, 2 वीडियो और 3 वीडियो। आपको 3 वीडियो देखनी होगी। और जब आप ये देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जाके देखिए, मेरे कहने पे एक बार जाके ये वीडियो देखिए। और फिर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिले तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आप इतने तो भाई तेज़ हैं ही, तेज़ तर्रार तो होंगे ही, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई आप तेज़ तर्रार तो होंगे ही। और तेज़ नहीं भी होंगे भैया तो इतना तो कर ही सकते हो कि यहाँ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी लिंक, वहाँ जाके आप देख लो, ठीक है। वहाँ ना समझ में मुझे कमेंट करना, मैं अगले दिन आपको पर्सनली आपके जो भी आप नंबर दोगे उस पर मैं इसका आंसर दे दूंगी। या फिर अगर सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मैं मान के चलती हूँ कि 2 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। स्थिर यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को कब ये संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक उत्पादन फलन है वो स्थिर पैमाना कब दिखाता है, ठीक है, कब होता है, ठीक। तो यहाँ पे हालांकि ये है तो आपके वही ह्रासमान या उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल के नियम का ही एक पार्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे बताना ठीक रहेगा, क्योंकि आप वहाँ से उत्तर शायद न निकाल पाएँ। हालांकि आप समझेंगे सब कुछ, क्योंकि आप अगर चैप्टर या मेरा वीडियो देख चुके हैं इस चैप्टर का, तो आप ज़रूर समझेंगे। तो लेकिन इसको कैसे शब्दों में बांध के आंसर दिया जाए, चलिए देखते हैं। तो एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। देखिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तब होता है जब हम आगत और निर्गत एक अनुपात में बढ़ें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ दोगुनी की, इनपुट्स में आप जितना इनपुट है उसका दोगुना आप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी दोगुना हो जाए, समझ रहे हैं। यहाँ ना कांस्टेंट हो, अनुपात जो इनका हो कांस्टेंट हो। ये अगर इतना बढ़ा है इनपुट तो आउटपुट भी इतना बढ़े, ये नहीं कि कम बढ़े या फिर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ही इसका पैमाना होना चाहिए। जितना ये बढ़ रहा है यानी इनपुट जितना उतना आउटपुट। तो ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। स्थिर पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में आगत तथा निर्गत में समान आनुपातिक परिवर्तन होता है। एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को तब संतुष्ट करता है जब निर्गतों यानी आउटपुट्स में वृद्धि आगतों यानी इनपुट के समान हो। निर्गतों को दोगुना करने पर आगत भी दोगुना हो जाए। यहाँ आप जोड़ सकते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात निर्गतों को दोगुना करने पर आगत भी दोगुना हो जाए। अब देखिए, ये है तो लघु उत्तरी प्रश्न, लेकिन इसमें देखिए कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आप एक फंडा हमेशा आजमा लें इकोनॉमिक्स में लिखने का, मेरे ख्याल से हर चीज़ में लिखने का, कि अगर वहाँ कोई डायग्राम आप डाल सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट डाल सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर डालें, मस्ट है वो। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका जो उत्तर होता है वो सबसे अलग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसमें एक चित्र भी दे दिया, रेखा चित्र, कि इसे निम्न रेखा चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रेखा चित्र बनाया, यहाँ पे लेबर है एक, तो कैपिटल एक पूंजी और लेबर, यहाँ पे एक दोगुना दोनों को किया हमने, तो ये जो है ए भी दोगुना हो गया। देखिए 100 से 200 हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर BC।
क्वेश्चन ठीक इसका ही एक पार्ट है। एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? अभी हमने देखा सम पैमाने के प्रतिफल, अब वर्धमान। वर्धमान का मतलब बढ़ते हुए, ठीक है। इसे भी मैंने बताया वीडियो में हालांकि, लेकिन इसका उत्तर देख लेते हैं। एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को तब संतुष्ट करता है जब जिस अनुपात में इनपुट में वृद्धि की जाए उससे अधिक अनुपात में निर्गत में वृद्धि हो, यानी आउटपुट में वृद्धि हो। अर्थात जब आगत की मात्रा दुगनी हो तो निर्गत दुगने से अधिक हो। देखिए यहाँ पे चित्र में भी आप प्रदर्शित करेंगे और यहाँ आप समझ लीजिए कि जब एक एल और एक के है, यानी पूंजी और लेबर एक एक है, जब इनको दोगुना किया जा रहा है 2, तो यहाँ पर 100 से यहाँ कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए, लेकिन ये 200 से 250 हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ दुगने से अधिक वृद्धि हो रही है। उसके बाद यहाँ 500 होना चाहिए, जो कि यहाँ 550 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि की जा रही है उससे डबल अनुपात, डबल नहीं कहेंगे इसे, उससे अधिक अनुपात में, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने को तभी संतुष्ट करती है। वर्धमान पैमाने का मतलब बढ़ती हुई दर से इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इतना आप लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, आपका उत्तर कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन ठीक उसी का एक पार्ट है। एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? तो अब आ गई बात ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल की। अभी हमने देखा सम पैमाने का प्रतिफल और वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। इसको भी उसी वे में लिखना है। क्या लिखना है? एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को तब संतुष्ट करता है जब आगत में जिस अनुपात में वृद्धि हो उससे कम अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। अर्थात जब इनपुट दुगना हो तो आउटपुट दुगने से कम अनुपात में बढ़े। यहाँ आप चित्र बनाएंगे और इसको इस तरह प्रदर्शित करेंगे। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि 1L 1K 2L 2K इस तरह से बढ़ता गया है एक समान अनुपात में, लेकिन यहाँ दुगने अनुपात में बढ़ने के वजह से या फिर ये बढ़ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे 100 से 200 नहीं हो रहा, बल्कि 100 से 180 हो रहा है। 180 से यहाँ इतना नहीं बढ़ा है दुगना, बल्कि 250 हो रहा है। तो यहाँ 100 200 300 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुगने अनुपात से कम में वृद्धि हो रही है। तो आपको उत्तर ठीक इसी वे में लिखना है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये उत्तर लिखिए, चित्र में बार बार कह रही हूँ, जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये चित्र ही है जो आपके उत्तर को थोड़ा अलग बनाती है, सबसे अलग बनाती है, और ये नंबर गेन करती है। तो आप इस वे में उत्तर देंगे और पूरे के पूरे मार्क्स लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां प्रश्न है, लघु तरीका लागत फलन की संकल्पना को संक्षिप्त में समझाइए। लागत फलन की संकल्पना को समझाने के लिए कुछ नहीं, केवल इसके बारे में बता देना है। अब लागत क्या होता है? देखिए, फैक्ट्री में जो भी चीज़ें आगत के रूप में आती हैं, इनपुट्स आता है, उसका कोई ना कोई दाम होता है, तो वही लागत होती है। यानी कि आउटपुट प्राप्त करने के लिए, उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो लागत है। तो लागत, इसको लिखेंगे हम, लागत फलन एक व्युत्पन्न फलन है। व्युत्पन्न क्यों कहा गया है? क्योंकि ये उत्पादन फलन से निर्गत होता है। भाई, उत्पादन फलन में जो जो चीज़ें लगी, जो जो साधन लगे हैं, उनका लागत कितनी है, तो उसी से हम निकालते हैं। मान लीजिए आप पूंजी लगाए हैं, तो पूंजी 100 के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। आपने कुछ और लगा, लेबर लगाया, वो आपके 500 के बराबर है। तो इन सबको जोड़ के ही तो लागत होगा। लागत है क्या? इनके दाम है। तो लागत फलन एक व्युत्पन्न फलन है जिसे उत्पादन फलन से प्राप्त किया जाता है। लागत फलन ये होता है, देखिए, फलन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अर्थात लागत फलन उत्पादन का फलन होता है। दूसरे शब्दों में लागत तथा उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। संक्षिप्त में बस आप इतना लिखेंगे, आपका उत्तर पूरा होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, वो पूछता है, एक फर्म का कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित हैं? पहले इसके बारे में समझ लीजिए आप। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनीय लागत और कुल लागत। कुल लागत है आपकी टोटल कॉस्ट, T फॉर टोटल, C फॉर कॉस्ट, TC, ठीक है। और है कुल स्थिर लागत, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है कुल परिवर्तनीय लागत, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TVC, TFC और TC। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए, कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर उत्पादन हो रहा है तो कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट, ठीक, जो भी कॉस्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट 2 भागों में होती है। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि कुछ वहाँ मशीनें होती हैं,
फैक्ट्री की भूमि होती है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हर साल या हर थोड़े टाइम पे चेंज नहीं करना होता। लेकिन दूसरी ओर होता है कच्चा माल जो कि आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। मशीनें, भूमि हर छोटे समय के बाद ख़त्म नहीं होती। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, अल्पकाल का है। अल्पकाल में दो तरह की लागतें होती हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा मशीनें हैं, वहाँ फैक्ट्री की बिल्डिंग है, भूमि है, बड़ी बड़ी मशीनें और भी कुछ ऐसी इक्विपमेंट हैं जो कि वहाँ पे हैं, और आप 1 साल के बाद जाएंगे तो भी वही रहेंगी, ठीक है। लेकिन जब कच्चा माल आता है वो आपको, आप 2 दिन बाद जाएंगे या 1 हफ्ते बाद जाएंगे, वो नहीं मिलेगा। यानी कच्चा माल यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे कच्चा माल परिवर्ती है। तो ये जो है, इस पे जो लागत लगी है वो परिवर्ती लागत कहलाएगी, और जो फिक्स चीज़ें हैं, जो कि स्थिर चीज़ें हैं, उस पे स्थिर लागत लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा इनका, और यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टीसी जो है वो क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। अब ये बताइए, ये टीएफसी जो है वो फिक्स है और टीवीसी वेरिएबल है, यानी कि ये परिवर्ती है। तो यहाँ पे संबंध क्या दिखता है, वे किस प्रकार संबंधित हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है। इसका संबंध क्या दिखता है कि टीसी इन दोनों का जोड़ है, और फिर इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित करेंगे। वो कैसे प्रदर्शित करेंगे, जब मैं अभी इसका उत्तर पूरा लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि टीएफसी और टीवीसी कहाँ से निकला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, एक फर्म में कुछ साधन स्थिर होते हैं जैसे मशीनरी, भूमि, तथा कुछ साधन परिवर्तनीय होते हैं जैसे श्रम, कच्चा माल। स्थिर साधनों को भुगतान की जाने वाली राशि स्थिर लागत टीएफसी तथा परिवर्तनीय साधनों को भुगतान की जाने वाली राशि परिवर्तनीय लागत यानी टीवीसी कहलाती है। अल्पकाल में, अब यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, अल्पकाल में किसी फर्म की कुल उत्पादन लागत यानी कि टीसी उसकी स्थिर लागत टीएफसी तथा परिवर्तनशील लागत टीवीसी के योग के बराबर होगी। अर्थात, और फिर ये सूत्र लिखेंगे, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, और इसको बॉक्स में बंद करेंगे। इसके बाद आप ये रेखा चित्र बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे टीसी, टीएफसी तथा टीवीसी के बीच संबंध को हम निम्न रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये रेखा चित्र आप बनाएंगे और फिर यहाँ पर आप जो नीचे है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। जो मैं कह रही हूँ वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए, पहले तो इसे समझ लीजिए कि मान लीजिए OQ1 यहाँ पे है, उत्पादन का स्तर OQ1 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ लंबवत एक रेखा खींच के हम इसे जोड़ लेते हैं और देखते हैं टीसी कितना है। तो टीसी हमारा यहाँ मान लीजिए R1 है, यानी कि Q1 R1, ये कैसे निकला है, A। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हमारा Q1 A है और फिक्स कॉस्ट हमारा कितना L1 मान लीजिए यहाँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Q1 A प्लस Q1 L1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 R1। इसे आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक। इसी तरह से हम एक और लंबवत रेखा खींच लेते हैं जो कि यहाँ पे मान लीजिए Q2 है और यहाँ पे AB हो गया है और ये L2 है और यहाँ R2, यानी कि यहाँ पे ये देखिए Q1 R1 क्या है, ये टोटल कॉस्ट है ना। यहाँ पे Q1 R2 अगर हो गया, ये किससे हुआ है, Q2B प्लस Q2 यहाँ L2 बराबर Q1 R2 हो गया है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो OL है, यानी कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो उत्पादन से अपरिवर्तित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि Q1 L1 बराबर है Q2 L2 के, है ना। यानी कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है वह उत्पादन के स्तर से अप्रभावित होता है। जो कुछ भी कॉस्ट हमारा बढ़ता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के माध्यम से ही बढ़ता है। अगर यहाँ पे उत्पादन शून्य हो जाए, ये भी लिखेगा लास्ट में, यदि उत्पादन शून्य हो जाए तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट पे करना ही पड़ता है, यानी इस राशि का भुगतान फैक्ट्री को करना ही पड़ता है। और तब क्या हो जाएगा, टीसी बराबर टीएफसी हो जाता है ना। जब उत्पादन शून्य है तब भी टीसी जो है किसके बराबर हो जाएगा, टीएफसी के बराबर
हो जाएगा। इतनी बातें आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है कि वे किस प्रकार संबंधित है आपका कवर हो जाएगा। और ये चित्र तो मस्ट है बनाना। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन है, एक फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनीय लागत और औसत लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है। अभी हमने देखा कि औसत अभी हमने देखा कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत। तो कुल में जब इकाइयों का या उत्पादन की इकाइयों का या मात्रा का जब भाग देते हैं तो वो औसत बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, बिल्कुल मालूम है कि औसत कैसे निकलता है। कुल से जब हम वस्तुओं या फिर उत्पादन की इकाइयों का या मात्रा का भाग दे दें। तो ठीक यही फंडा यहाँ पे भी अपनाना है कि औसत स्थिर लागत यानी AFC क्या है, कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों द्वारा भाग देने पर जो भजनफल प्राप्त होता है यानी कि जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही प्रति इकाई औसत स्थिर लागत कहलाता है। तो TFC बराबर AFC बराबर क्या हो जाएगा, TFC बटे Q, जहाँ Q क्या है, वस्तु की मात्रा या इकाई है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे औसत परिवर्तनीय लागत। तो औसत परिवर्तनीय लागत क्या हो जाएगा, कुल परिवर्तनीय लागत को उत्पादित इकाइयों द्वारा भाग देने पे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही प्रति इकाई कुल परिवर्तनीय औसत परिवर्तनीय लागत कहलाता है। इस तरह से हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे जो अभी मैंने कहा, और ये सूत्र इसका हो जाएगा, Q वस्तु की मात्रा या इकाई है। अब इसके जो संबंध है, इनमें जो संबंध है उसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि किस तरह से है, और उसके लिए एक चित्र भी बनाना जरूरी है। उससे पहले यहाँ पे जो लिखा है औसत लागत यानी कि AC क्या है, तो AC क्या है, AFC प्लस AVC यानी कि औसत लागत जो है कुल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, अब इनके भी संबंध दिखाने के लिए हम एक चित्र बना लेंगे। इस तरह से एक चित्र हम बनाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि AFC जो है सीधे नीचे नीचे ही घटती जा रही है, और यहाँ पे जो AVC है वो यहाँ 200 से पहले इधर को आई और उसके बाद तेजी से ये बढ़ती है। और इन दोनों का प्लस ही क्योंकि ATC होता है तो ये यहाँ पे 300 से शुरू हुआ इन दोनों के प्लस से, और यहाँ पर यह घटता जा रहा है और यह फिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है जो कि AVC के कारण है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें हम लिखेंगे कि उस सीमा तक, चाहे तो आप इसको अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए, लिख लीजिए कि उस सीमा तक जब तक कि दोनों AFC तथा AVC घट रहे हैं उनसे बनी हुई ATC यानी AC भी घटेगी, पर AFC तो घटती रहेगी, ये घटती रहेगी, पर जब AVC बढ़ने लगती है तब AVC बढ़ने लगती है तब AVC की वृद्धि AFC की कमी को समाप्त कर देती है। यानी ये घट रहा है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और AC जो है, ATC जो है वो ऊपर को बढ़ने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसके बाद ये बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इसकी वृद्धि AVC की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके संबंध को इस तरह से लिख लेंगे। 15वां क्वेश्चन है, क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर मैंने लिख दिया है और मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि दीर्घकाल वह होता है जहाँ पे उत्पादक जो होता है सबसे न्यूनतम लागत पे अपने उत्पादन को करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता है। वह क्या करता है, अपने प्लांट को चेंज कर सकता है, सारे संसाधनों को चेंज कर सकता है। मतलब कि अल्पकाल में जो वेरिएबल कॉस्ट होता है और फिक्स कॉस्ट होता है, तो उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है यानी कि वह इतना पर्याप्त समय होता है कि मशीनों को और प्लांट को, भूमि को, इन सबको भी चेंज कर सकता है। तो जब दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना अधिक समय रहता है कि वह उत्पादन क्रिया में प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। प्रत्येक प्रकार का, समझ रहे हैं, वह प्लांट के आकार में परिवर्तन कर सकता है तथा नई मशीन क्रय कर सकता है। इस प्रकार जब कोई स्थिर साधन ही नहीं है तो फिर स्थिर लागत होगा ही नहीं। भाई स्थिर लागत क्या था, जो स्थिर साधन पर लगता था, है ना, स्थिर साधन के बदले जो राशि दी जाती थी। लेकिन जब कोई स्थिर साधन ही नहीं, यहाँ सब वेरिएबल हो जाते हैं। दीर्घकाल में इतना समय होता है कि जो मशीन और भूमि, फैक्ट्री जो स्थिर थी वो भी वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि वो भी चेंज करने का समय होता है। तो सीधी सी बात है कि जब स्थिर साधन ही नहीं होगा तो स्थिर लागत भी नहीं हो सकती है। बस आपको इतना लिखना है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है या ऐसा क्यों दिखता है। तो औसत लागत वक्र U के आकार का दिखता है।
अंग्रेजी का यू का अक्षर होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि औसत फिक्स लागत और औसत वेरिएबल कॉस्ट के भी ये जो होता है ये रिजल्ट होता है इन दोनों का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि औसत लागत वक्र कुछ दूरी तक नीचे गिरता हुआ होगा, उसके बाद ऊपर उठने की प्रवृत्ति की दृष्टिगोचर होगी। तो ये है कि औसत लागत वक्र कैसा दिखता है। अब ऐसा क्यों दिखता है, तो इसका कारण, अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे इसका कारण AFC तथा AVC का संयुक्त प्रभाव है। AC का नीचे गिरने वाला स्वरूप तो AFC AVC के साथ गिरने के कारण होगा, पर उठने वाला स्वरूप AVC के तीव्र दर से ऊपर उठने के कारण होगा। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसका बताया था। और फिर लास्ट में एक लाइन जोड़ेंगे, मूल रूप से इसका कारण परिवर्तनशील अनुपात का नियम या का क्रियाशीलन है। परिवर्तनशील अनुपात नियम क्या कहता है कि पहले ये घटेगा, उसके बाद फिर ऊपर उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यू आकार का होता है और इसका कारण केवल एक पैराग्राफ में आपको लिख देना है। दैट्स इट, आपका पूरा उत्तर जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होता है। अंग्रेजी अक्षर का जो यू होता है उसके समान ये होता है, और वह पहले, यानी कि इसका मतलब क्या कि नीचे गिरता है उसके बाद ऊपर उठता हुआ होता है। और मूल रूप से तो इसका कारण है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, है ना। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता था कि पहले प्रोडक्शन जो है वो घटता है, उसके बाद बढ़ता जाता है। तो इसी तरह पहले लागत घटती है, उसके बाद बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि, लेकिन इसका मूल कारण न देते हुए हम पहले ये बताएंगे कि AFC और AVC का संयुक्त प्रभाव है। ठीक, और लास्ट में बस एक लाइन में बता देंगे कि परिवर्तनशील अनुपात नियम के क्रियाशील होने के कारण ये होता है। और इस चित्र को तो जरूर ही बनाएंगे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्तनीय लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, यानी कि शॉर्ट टर्म का MC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और शॉर्ट टर्म का AC, ये कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाएंगे और नीचे लिखेंगे एक या दो लाइन में, सभी का आकार यू की तरह होता है, सभी पहले नीचे की ओर घटते होते हैं और उसके बाद फिर ऊपर की ओर बढ़ते हुए आकार के होते हैं, और सभी में, यानी कि तीनों के तीनों में ये जो लक्षण होता है वह दृष्टिगोचर होता है, इसलिए सभी का आकार यू की तरह होता है। दैट्स इट, बस इतना आपको लिखना है, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि क्यों अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि ASMC वक्र औसत परिवर्तनीय लागत को काटता है औसत परिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर। मतलब सीधा सा मतलब है कि ये जो SMC है वो AVC को न्यूनतम बिंदु पे क्यों काटता है। तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले डायग्राम मैं बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। अल्पकालीन परिवर्ती लागत जो है वह इस तरीके से चलती है, यानी कि पहले वह घटती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये AVC हो गई। लेकिन SMC जो होता है, जब ये AVC है यानी कि औसत परिवर्ती लागत घटती होती है, तो इससे ज़्यादा मात्रा में ये घटता है, रैपिडली घटता है SMC यानी सीमांत लागत। और फिर जब ये चढ़ने को होती है तो यहाँ पे ये उससे ज़्यादा रैपिड चढ़ता है, यानी कि दोनों ही स्थितियों में इसकी जो तीव्रता होती है किसकी, MC की, यानी कि SMC की जो तीव्रता होती है वह इससे कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे कि जब AVC घटती हुई दर से होता है तो SMC इससे ज़्यादा दर से घटती है, और जब यह AVC बढ़ने लगता है धीरे धीरे तो SMC इससे तीव्र गति से बढ़ती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वह नीचे से ही काटेगी। कोई भी चीज़ जब जल्दी नीचे आ रही है और जल्दी ऊपर उठ रही है, और एक चीज़ है जो धीरे धीरे नीचे आ रही है धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि SMC इस बिंदु, जिस बिंदु पे ये कट होती है, मान लीजिए E बिंदु है, तो E बिंदु के बाईं ओर SMC इससे नीचे होती है AVC से, और E बिंदु के दाहिनी ओर SMC AVC के ऊपर होती है, इसलिए यह नीचे से काटती है। बस इसका इतना कारण है, जो मैंने अभी बताया वो आप लिख लेंगे और ये डायग्राम बना देंगे। तो बस इसका इतना ही कारण है, और यहाँ पे आप क्यू कर देंगे। यहाँ पे AVC इस एक्सेस पे होगा, SMC होगा, और यहाँ पे उत्पादन होगा। ठीक है, तो Q उत्पादन के बाद जो होती है SMC वो ज़्यादा रैपिड से ऊपर चढ़ती है। ठीक है, तो तीव्रता दोनों ही स्थितियों में इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए यह नीचे से AVC को काटती है, यानी कि औसत परिवर्ती लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर SMC काटती है।
इसका क्वेश्चन भी इससे ही मिलता जुलता है। किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है, कारण बताइए। तो ये भी इसके न्यूनतम बिंदु पर, यानी कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है। वह इसलिए काटता है क्योंकि इस बिंदु पे ही दोनों बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए वह ई पे ना काट के E1 पे काटता, तो यहाँ अगर E1 पे इसका न्यूनतम बिंदु है नहीं, क्योंकि ये बढ़ती हुई मात्रा में है, SAC जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे गलत हो जाता। तो यहाँ पे जब न्यूनतम बिंदु है यहाँ पे, तभी यह SMC काटेगा इनको। अब देखिए यहाँ पे ई बिंदु से अगर हम बाईं तरफ देखें तो ये रैपिडली नीचे आता है, और ई बिंदु से दाहिनी तरफ ये इससे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है यह बाईं तरफ, और ई बिंदु से दाहिनी तरफ SMC SAC से ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा और कम कब निकलेगा, जब यहाँ पे न्यूनतम बिंदु हो अल्पकालीन औसत लागत का। तो ये कारण है, और ये कारण है कि इसे यह न्यूनतम बिंदु पर ही काटेगा। ई बिंदु पे या बढ़ते हुए या घटते हुए या नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि ई बिंदु के बाद जो न्यूनतम बिंदु है उसके बाद SAC जो है वह फिर धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो यहाँ पे यह न्यूनतम बिंदु पर नीचे की तरफ से काटेगा। क्वेश्चन में वही बात को फिर से घुमा के दे दिया गया है। SMC यानी कि शॉर्ट टर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट है, अल्पकालीन सीमांत लागत, वह U आकार का क्यों होता है। तो भाई वह U आकार का इसलिए होता है SMC क्योंकि वह रैपिडली घटता है और एक बिंदु पे आके वह फिर बढ़ता है, इसलिए वह U आकार का होता है। जो इसकी प्रवृत्ति होती है, ये आप चित्र बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि इस SMC की जो प्रवृत्ति होती है वह रैपिडली यानी तीव्र गति से घटने और एक बिंदु पर जाकर के वह बढ़ने की होती है। तो इसलिए यह U आकार का होता है। यहाँ आप चाहे तो यह भी ऐड कर सकते हैं कि पहले यह SAC को नीचे से एक बिंदु पे, एक न्यूनतम बिंदु पे काट के फिर ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए यह U आकार का होता है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, लेकिन ये जब बना देंगे तो इसका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से आप पूरा करेंगे और एक डायग्राम बना देंगे, क्योंकि वह तीव्र गति से नीचे आता है और एक बिंदु के न्यूनतम बिंदु के बाद यह काट के इस SAC को काट के ऊपर की ओर तीव्र गति से बढ़ता है, इसलिए इसका आकार U आकार का हो जाता है। और U आकार होने के पीछे क्या कारण है? परिवर्तनशील अनुपात का क्रियाशीलन, ये भी आप लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी कि LMC, लॉन्ग टर्म का MC, तथा औसत लागत वक्र LAC कैसे दिखते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और बताना है कि यह U आकार के दिखते हैं, और लॉन्ग टर्म का भी जो LMC और LAC होता है U आकार का ही दिखता है, और LMC LAC के न्यूनतम बिंदु पे कट करता हुआ ऊपर जाता है, रैपिडली नीचे आता है, रैपिडली ऊपर जाता है, और इसका आकार, इन दोनों का ही आकार U आकार का होता है। बस इतना आप लिखेंगे और इस चित्र को बनाएंगे, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो आज चैप्टर 3 के उत्पादन लागत का 1 से लेकर 21 तक का प्रश्न उत्तर हम लोगों ने किया। इसके आगे के प्रश्न उत्तर यानी कि 22 से लेकर के 30 का जो है वो अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी जा रहा था, और 22 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन है उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, वो टेबल पे और न्यूमेरिकल टाइप का ज़्यादा है, तो ज़्यादा हौच-पौच ना हो जाए, इस वजह से 1 से लेकर 21 तक के ये जो क्वेश्चन है आप एक बार समझ लीजिएगा, और जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे जरूर फटाफट जाके जरूर से देख लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को जी हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। गुड बाय।